बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बेहद अमीर व्यक्ति रहता था, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसके आंगन में सोने चांदी की बारिश कर दी हो। लेकिन इस दौलत से भी ज्यादा कीमती उसके लिए उसकी बेटी माधवी थी। उसकी खूबसूरती की पूरे गांव में मिसाल दी जाती थी। गांव की सारी सुंदर लड़कियां उसके आगे फीकी लगती थी। इसी गांव में एक युवक भी रहता था, जिसका असली नाम माधव था, लेकिन लोग उसे गरीब आशिक कहकर पुकारते थे। किस्मत ने उसके हिस्से में गरीबी लिख दी थी और वह उसी हाल में जीता रहा। उसके पास ना कोई धन दौलत थी, ना कोई बड़ी जायदाद। अगर कुछ था तो बस एक सच्चा दिल और गीत गाने की बेजोड़ कला। वह शादियों, उत्सवों और अमीरों के जश्न में अपने मधुर स्वरों से लोगों का दिल बहलाता था। ऐसे ही एक विवाह समारोह में माधव ने पहली बार माधवी को देखा था। उसकी खूबसूरती ने माधव के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। दोनों की नजरें मिली और धीरे धीरे दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए अपनापन बस गया। लेकिन माधवी गरीब आशिक के लिए सिर्फ एक सपना थी, जिसे हकीकत बनाना नामुमकिन था। एक दिन माधव उदासी में डूबा बैठा था, तभी माधवी उससे मिलने आई। उसने चिंता से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? माधव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन यह हकीकत भी जानता हूँ कि यह नामुमकिन है। माधवी मुस्कुराई और बोली, तुम हिम्मत क्यों हारते हो? मेरे पिता बहुत दयालु है। वे खुद हमारी शादी का खर्च उठाएंगे और हमें इतनी दौलत देंगे कि हमारी जिंदगी आराम से गुजर सके। माधव ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम सही कहती हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है अगर आगे चलकर तुम्हारे मन में यह अहंकार आ गया कि मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारी बदौलत है? मैं नहीं चाहता कि यह एहसास मेरी मोहब्बत को छोटा कर दे। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। मैं 7 साल तक मेहनत करूंगा, अपने दम पर दौलत कमाऊंगा और फिर तुम्हारे पास लौटूंगा। अगर मैं न लौटा तो तुम मेरी उम्मीद छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। माधवी की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने वादा किया कि वह तय समय तक उसका इंतजार करेगी। हालांकि उसने शर्त रखी कि अगर 7 साल पूरे होने के बाद भी तुम वापस नहीं आए तो मैं किसी और से विवाह कर लूंगी। माधव अपनी माँ के पास पहुंचा, उनका आशीर्वाद लिया, अपनी छोटी बहन के माथे को चूमा और फिर कंधे पर झोला डालकर गांव से निकल पड़ा। तभी पीछे से घोड़े की टापों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, यह कोई और नहीं बल्कि राजू था, जो लंबे समय से माधवी के प्रति आकर्षण रखता था। राजू मुस्कुराकर बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे लगता है हमारी मंजिल एक ही है। माधव ज्यादा खुश तो नहीं था, लेकिन मना भी नहीं कर सका। दोनों साथ साथ सफर पर निकल पड़े। बहुत दिनों तक चलने के बाद वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे, जहां ना कोई पुल था और ना ही पैदल पार करने का रास्ता। राजू ने कहा, तुम तैरकर नदी पार कर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। माधव ने अपने कपड़े उतारे और नदी में कूद पड़ा। जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी रह गई। राजू उसके कपड़े समेटकर घोड़े पर सवार हो चुका था और पूरी रफ्तार से चंदनपुर की ओर भाग रहा था। माधव चीख पड़ा, हे ईश्वर, यह कैसा धोखा! लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। राजू गांव पहुंचा और माधव के कपड़े
लेकर उसकी माँ के पास गया और झूठ बोला, तुम्हारा बेटा नदी में डूब गया। ये रहे उसके कपड़े। माधव की माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह कपड़ों से लिपट कर रोने लगी और वही कपड़े लेकर वह माधवी के पास पहुंची और बोली, बेटी माधव मर गया, अब तू जिससे चाहे विवाह कर सकती है। यह सुनकर माधवी मुस्कुराई और बोली, माँ, यह सब राजू की बनाई हुई कहानी है। जब तक 7 साल पूरे नहीं होते मैं किसी और को अपना पति नहीं बनाऊंगी। यह कहकर उसने दीवार से बांसुरी उतारी और वही धुन बजाने लगी जिसे सुनकर कभी माधव उसके करीब आया था। इधर माधव नंगे पांव भूखा प्यासा एक अनजान गांव पहुंचा। वहां के भले लोगों ने उसे कपड़े दिए, भोजन कराया और जब उसे गाते सुना तो मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे उसका संगीत पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। वह एक गांव से दूसरे गांव और एक नगर से दूसरे नगर घूमता रहा। घूमते घूमते वह उत्सव नगर पहुंचा और वहां की एक सराय में ठहर गया। उसी समय उत्सव नगर का राजा एक अद्वितीय गायक की तलाश में था। रामू को जबरन दरबार में ले जाया गया। राजा ने कहा, गाओ। माधव ने गाना शुरू किया। उसके गीतों में माधवी की मोहब्बत बसी थी। राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने माधव को अपने दरबार में रख लिया। सोना चांदी और ऐशो आराम मिलने लगे। वक्त बीतता गया और माधव अपना वादा भूलने लगा। उधर चंदनपुर में माधवी अब भी इंतजार कर रही थी। 7 साल पूरे होने से पहले उसने एक सौदागर को अपनी सारंगी देकर कहा, जो इसे पहचान ले वही इसका मालिक होगा। सौदागर घूमते घूमते उत्सव नगर पहुंचा। माधव ने सारंगी पहचान ली और घबराकर चंदनपुर की ओर दौड़ा। रास्ते में वह घायल हुआ। साधु ने उसे सिद्ध कूड़ा और चमत्कारी मिट्टी दी। 7वें दिन आधी रात को माधव चंदनपुर पहुंचा। शादी का उत्सव चल रहा था। उसने घर पहुंचकर दस्तक दी। माँ ने दरवाजा नहीं खोला, वह अंधी हो चुकी थी। माधव ने सारंगी बजाई। माँ रो पड़ी और अंत में चमत्कारी मिट्टी से उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। सच सामने आ गया। माधवी दौड़कर आई। माधव को देखा, वो जिंदा उसके सामने था। राजू ने हार स्वीकार की। माधव ने अपनी बहन का विवाह राजू से कराया और स्वयं माधवी से विवाह किया। अब कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था। सभी प्रेम और सम्मान के साथ जीवन जीने लगे। दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।